नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरुआत पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से जुड़ी खबर पर। देश के इतिहास में पहली बार पेट्रोल से महंगा हुआ है डीजल। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में आज डीजल का रेट 79.88 रुपए यानी 79 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर है, जबकि पेट्रोल की कीमत 79 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर है। यानी पेट्रोल से 12 पैसे प्रति लीटर डीजल महंगा हो गया। हालांकि अन्य राज्यों में डीजल अभी भी पेट्रोल से सस्ता है। दरअसल दिल्ली में पेट्रोल पर 64%, जबकि डीजल पर 63% टैक्स लगता है। टैक्स लगभग बराबर होने के चलते कीमतों का अंतर भी बेहद कम हो गया है। पिछले 18 दिनों में डीजल की कीमतों में 10 रुपए 48 पैसे का इजाफा हुआ है, तो वहीं पेट्रोल की कीमतों में भी 8 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमत कल के बराबर ही 79 रुपए 76 पैसे पर स्थिर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में मामूली तेजी का यह असर है। तो पेट्रोल से महंगा डीजल। पिछले 18 दिनों में डीजल की कीमतों में 10 रुपए 48 पैसे का इजाफा हुआ है और वहीं पेट्रोल की कीमतों में भी 8 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। यानी पेट्रोल से ज्यादा कीमत में बढ़ोतरी डीजल में हुई है। पेट्रोल की कीमत कल के बराबर 79 रुपए 76 पैसे पर स्थिर है, जबकि डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। आगे बढ़ते हैं। बिहार को बाढ़ और कटाव से बचाने के लिए सरकार पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। कल विभागीय अधिकारियों के साथ कई जिलों में बाढ़ और कटाव के हालात की समीक्षा के बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मधुबनी दौरे पर जा रहे हैं, जहां वे कमला नदी के तटबंधों पर किए जा रहे सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेंगे। बता दें कि पिछले साल कमला नदी में आई भीषण बाढ़ के चलते क्षतिग्रस्त हुए बांधों के मरम्मत का काम लगभग अंतिम चरण में है, जिसकी कल सीएम ने समीक्षा भी की थी। कमला बलान के तटबंधों में पहली बार स्टील सीट पाइलिंग भी की जा रही है। जयनगर में करीब 7 से 8 करोड़ की लागत से बांध मरम्मत का काम किया जा रहा है, ताकि बाढ़ आने की स्थिति में लोगों की जान माल की सुरक्षा की जा सके। भारत नेपाल के संबंध का असर बाढ़ सुरक्षा काम पर भी पड़ा है। इसकी वजह से बिहार और नेपाल के बीच बाढ़ सुरक्षा से जुड़े किए जा रहे काम प्रभावित भी हुए हैं। कमला नदी में पिछले साल आई बाढ़ में 7 जगहों पर बांध टूट गया था, जिसकी मरम्मत कराई जा रही है। इसी का आज नीतीश कुमार मुआयना करेंगे। बता देंगे, नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर बिहार में बाढ़ का संकट गहरा दिया है। नदियां उफान पर हैं। कई जिलों में कटाव ने लोगों को परेशान भी करना शुरू कर दिया है। ऐसे में कल सीएम नीतीश कुमार ने जिलों के अधिकारी और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ लंबी समीक्षा बैठक की थी, जिसमें तटबंधों की सुरक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था और बाढ़ को लेकर किसी भी हालात से निपटने के लिए अधिकारियों को इलाके में समय से पहले समुचित तैयारी के निर्देश दिए थे। अमित रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं मधुबनी से। अमित, जो काम चल रहा है जिसका मुआयना करने नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं, क्या कार्यक्रम है उनका, कहां कहां जाएंगे? ये सुमित भाई, ये सीएम आज अभी पटना से थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। यहाँ ऐसे भी जो बताया गया है, जो जानकारी है, 1 बजे के आसपास उनका है जयनगर में पहुंचने का कार्यक्रम। बाय रोड आ रहे हैं और यहाँ जो पिछले साल कमला नदी जयनगर से जो इंडिया में जो प्रवेश करती है, तो कमला नदी यहाँ जयनगर, फिर झंझारपुर और अंधराठाड़ी 3 जगह वो उसका बांध जो क्षतिग्रस्त हुआ था, जिससे काफी तबाही मची थी। इस बार सबसे ज्यादा फोकस वो जो बांध टूटा हुआ था जहाँ पे, उसको दुरुस्त करने पे दिया है सरकार का। और उसके अलावा जो सुरक्षा तटबंध भी, कुछ रिंग बांध वगैरह भी बनाया गया है। काम लगभग पूरा हो चुका है, थोड़ा बहुत वो अंतिम चरण में कुछ काम चल रहा है। सीएम आज उसी का मुआयना करने के लिए मधुबनी खुद पहुंच रहे हैं। पहले वो जयनगर जाएंगे, वहाँ पे वो अकोना बॉर्डर और बेतौना गाँव, ये सब नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है जहाँ ज्यादा क्षतिग्रस्त था बांध। वहाँ पे अभी जो काम चल रहा है उसका सीएम खुद मुआयना करेंगे। फिर वहाँ उसके बाद सीएम एक समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं, जिससे वो जानकारी लेंगे कि आगे फिर झंझारपुर और अंधराठाड़ी वगैरह में कैसा हुआ है, कि ताकि अभी चुनावी साल भी है, तो ये सरकार ज्यादा अलर्ट है कि कुछ ऐसा ना हो कि बांध में अगर कहीं कुछ कमी रह जाए, तो उसके कारण अगर कुछ ऐसा होता है अभी, क्योंकि अगले 2-3 दिन काफी बारिश का भी ये आशंका जताई गई है। तो मधुबनी वगैरह में बारिश हो, अगर कहीं ऐसा कुछ होता है तो ये फ्लड आने का कुछ ऐसा आशंका बनता है। इस बार जो तटबंधों की मरम्मत का काम हो रहा है वो अपने आप में खास भी है, जिसकी समीक्षा सीएम नीतीश भी लगातार करते रहे। स्टील पाइलिंग का काम, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। उसमें इस बार जो ये तरीका, जो इस बार जो जानकार जो है, जो इंजीनियर वगैरह है, उनका कहना है कि इस बार जो
ये सुरक्षा बांध वगैरह बन रहा है, सबसे पहले जियो बैग है, जियो बैग से पहले बांध के पास सबसे पहले जियो बैग रखा जा रहा है, जिसमें कुछ रेत वगैरह भरा हुआ है। उसके बाद फिर मिट्टी भराई की जा रही है, और उस मिट्टी भराई के बाद एक लोहे का चादर का लंबा लंबा रॉड है, वो लगाने के बाद फिर उसके बाद फिर से मिट्टी भराई की गई है। तो ऐसे में बताया जा रहा है, जानकारों का कहना है कि ये बांध पहले जो बांध होता था उसके मुकाबले ये काफी मजबूत होगा, और ये जो बाढ़ की जो आशंका हमेशा बनी रहती थी पहले, या बोला जाता था चूहा काट देता है या कुछ ऐसा जो बांध उनका अक्सर डर बना रहता था, वो इस बार बता रहे हैं। इस बार ये तटबंधों की मजबूती की गारंटी कही जा रही है, सरकार इस ओर ज्यादा ध्यान दे रही है और उसी काम का मुआयना नीतीश कुमार करेंगे। दोपहर 1 बजे के करीब पहुंचेंगे जयनगर और वहां तटबंध का जायजा लेंगे। बिहार के लोग इस वक्त 2 आपदा से जूझ रहे हैं, एक तरफ कोरोना की मार है तो दूसरी तरफ बाढ़ की विपदा। ऐसे में एनडीआरएफ के जवानों ने इन आपदाओं से निपटने की खास तैयारी की है। कोरोना का कहर झेल रहे बिहार पर बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। लोग एक साथ 2-2 आफत से जूझ रहे हैं। ऐसे में एनडीआरएफ की बटालियन ने आपदाओं से निपटने की खास तैयारी शुरू कर दी है। बटालियन कोरोना काल में बाढ़ से निपटने की खास ट्रेनिंग ले रही है। अब इसके लिए हम लोगों ने कुछ जो उपाय किए हैं कि हर इंडिविजुअल को पर्सनली हम लोगों ने मास्क, इसके अलावा फेस प्रोटेक्शन शील्ड जो है, उसके अलावा फेस कवर, चश्मा और साथ में ग्लव्स, ये प्लस सैनिटाइज़र और इंडिविजुअल को साबुन, ये इतना सामान तो इंडिविजुअली हमने इशू किया है। इसके अलावा पीपीई किट हर टीम के पास में दिया हुआ है। एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन में 1149 जवान हैं, जो बिहार और झारखंड में त्रासदी से निपटने के लिए दिन रात तैयार रहते हैं। इस बार बाढ़ की आपदा को देखते हुए कुल 13 टीमों को तैयार किया गया है, जो प्रशिक्षण हासिल करने के बाद बिहार के अलग अलग जिलों में जाना शुरू भी कर चुके हैं। कमांडिंग ऑफिसर के ब्रीफिंग के बाद जो जवान हैं वो देखिए किस तरह से अपने सामानों को लेकर के जिन जिलों में इन्हें निर्देश मिला है उसके तहत ये जो है जा रहे हैं, सामान जो है वो लोड कर रहे हैं। ये वोट की ये इंजन है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। एनडीआरएफ जब भी बाढ़ग्रस्त इलाके में जाती है तो सारी जो दारोमदार है वो वोट के माध्यम से ही निभाई जाती है। एनडीआरएफ के ये जवान हर साल बाढ़ आने से पहले बिहार के अलग अलग जिलों में कूच कर जाते हैं, लेकिन इस बार इन जवानों को एक साथ 2 चुनौतियों से निपटना पड़ेगा, एक बाढ़ और दूसरा कोरोना। ये देखिए, ये पीपी किट है, मास्क है, हैंड ग्लव्स है, उसके अलावा फेस जो है शील्ड है, चश्मा यहाँ पे है, डिटर्जेंट है, हैंड सॉप है, उसके अलावा सैनिटाइज़र है, सॉप है। लेकिन इन सब के अलावा एक चीज़ जो अलग दिख रही है वो ये देखिए, ये इन्होंने खुद तैयार किया है। ये क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। फेस हुड कवर है, इसको लगाएंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना से अपने आप को बचा सकते हैं। आप देखिए कैसे हम इसको लगाते हैं। बिल्कुल, ये देखिए ये किस तरह से जो जवान हैं वो लगाएंगे। ये जब वोट को जब ये चलाएंगे तो इस तरह से जो जवान हैं एनडीआरएफ के, उनके चेहरे पे ये फेस जो है वो कवर करेगा। और कहीं ना कहीं ये तमाम जो चीज़ें हैं वो तस्दीक कर रही है कि बाढ़ के दौरान भी जो है एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो कोरोना से लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। अपने आप को भी महफूज रखने की कवायद है इनकी, और जो लोग जिनकी मदद करने ये बाढ़ग्रस्त इलाके में जा रहे हैं उन लोगों को भी ये सुरक्षित रख सकें, इसी को लेकर के ये कवायद तेज की गई है। कवायद जो है उसे अंजाम तक पहुंचाया गया है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 बिहटा। मुंगेर में भी बाढ़ से निपटने की तैयारी शुरू हो गई है। नाव से लेकर मेडिकल टीम और रेस्क्यू को लेकर प्रशासन रणनीति बना रहा है। हालांकि लोगों को प्रशासन के दावों पर यकीन नहीं है। मुंगेर में हर साल बाढ़ तबाही का मंजर लाती है। खौफ का ऐसा मंजर होता है कि दियारा के हजारों ग्रामीण घर बार छोड़ विस्थापितों की जिंदगी जीने को मजबूर हो जाते हैं। बाढ़ की त्रासदी झेल रहे लोगों को प्रशासन से मदद का भरोसा तो मिलता है, लेकिन हर बार उम्मीद टूट जाती है। इस नौबत अगला साल वाला नया अगर रोज गंगा जी बढ़ रहा है तो अगला साल वाला नौबत ना आ जाए कि एक कोरोना है बीमारी कि घर में लोग स्वच्छ रहता है। अब रोड पर समझा आ जाएगा तो सब और कोरोना बढ़वे नहीं करेगा।
जो बाढ़ में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है किसानों को या मजदूरों को, कोई भी आदमी को। और इसलिए कि डीएम साहब जागरूक रहेंगे, बीडीओ साहब जागरूक रहेंगे, ये बाढ़ की संभावना को सुचारू रूप से खत्म कर दिया जाएगा। मुंगेर में इस बार भी बाढ़ की तबाही को रोकने के लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। मीटिंग के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया जा रहा है। आपदा से निपटने के लिए निजी नावों के साथ सरकारी नाव उपलब्ध कराए गए हैं। गोताखोर और बचाव दल के साथ राशन किरासन मुहैया कराने का दावा किया जा रहा है। बाढ़ को लेकर सभी प्रकार की सामग्रियों की व्यवस्था, मानव बल का आकलन प्रशासन के द्वारा किया गया है। हमारे यहाँ पर कुल 45 सरकारी नावें हैं जिनकी मरम्मती की जा रही है या मरम्मती कर ली गई है। इसके अतिरिक्त प्राइवेट निजी नाव का भी इस्तेमाल करना पड़ता है बाढ़ के समय में। ऐसी सभी नावों का चिन्हितीकरण कर लिया गया है। प्रशासन चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन गंगा हर साल उफनती है और तबाही के निशान छोड़ जाती है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण कुमार की रिपोर्ट। रुक करते हैं सियासी गलियारों का। जेडीयू के बाद आरजेडी ने भी विधान परिषद चुनाव के लिए अपने 3 प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगा दी है। आरजेडी ने बिस्कोमान के अध्यक्ष सुनील सिंह के साथ ही मुंबई के कारोबारी फारूक शेख और बीएन कॉलेज के प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी को टिकट दिया है। ये सभी उम्मीदवार दोपहर 12 बजे नामांकन करेंगे। न्यूज़ 18 ने पहले इन तीनों प्रत्याशियों के नाम पर संभावना जताई थी, लेकिन आरजेडी ने सुनील सिंह के अलावे 2 नामों पर सस्पेंस बरकरार रखा था। और बिहार की सियासत इन दिनों दिल्ली में भी चल रही है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की आज सोनिया गांधी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात होगी। इसके साथ ही गठबंधन के कई और नेताओं से भी बात सोनिया गांधी करेंगी। सोनिया गांधी, तेजस्वी, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी से बात करेंगी। इन सभी नेताओं से वर्चुअल मीटिंग होगी। इससे पहले कल दिल्ली में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की कांग्रेस नेता अहमद पटेल से मुलाकात हुई, जिसमें गठबंधन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मांझी ने जैसे ही एनडीए के नाव पर सवार होने के संकेत दिए, मांझी को कांग्रेस के दिल्ली दरबार से बुलावा आ गया। दरअसल जीतन राम मांझी महागठबंधन के भीतर लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात कहते रहे हैं। मांझी ने 25 जून तक की अंतिम डेडलाइन देते हुए कहा कि अगर 25 तारीख तक समन्वय समिति नहीं बनती है तो अपना अलग रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी से हमारे गठबंधन में शामिल कुछ दलों के नेता की आज चर्चा होनी है और ये एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि फ्रंट फुट और बैक फुट। कुछ हमारे साथियों ने सोनिया जी से मिलने की इच्छा प्रकट की थी, तो आज उस पर चर्चा और आपस में विमर्श होगा। और वहीं निर्वाचन आयोग ने 26 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसके लिए सभी मान्यता प्राप्त दलों को बुलाया गया है। आयोग चुनाव की तैयारी को लेकर दलों से सुझाव मांगेगा। बैठक में डिजिटल तैयारियों पर भी चर्चा होगी। साथ ही चुनाव में हो रहे नए बदलाव की जानकारी भी पार्टियों को दी जाएगी। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। जैसे हमारा एक बैठक शुक्रवार को होने जा रहा है राज्य स्तर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों के प्रतिनिधियों के साथ, जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं। बिहार राज्य में टोटल 12 हैं, नेशनल 8 हैं और 4 स्टेट मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं। उनके प्रतिनिधियों के साथ आगामी शुक्रवार को 3:30 बजे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में यहाँ कार्यालय में बैठक होगी। पटना के पालीगंज में एक साथ 15 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद दहशत है। डीहपाली गांव में सन्नाटा पसरा है। शादी के 2 दिन बाद ही दूल्हे की मौत के बाद प्रशासन ने पूरा इलाका सील कर दिया है। पटना के पालीगंज में कोरोना बम फटा है। पालीगंज में एक साथ 15 कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलने के साथ ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। सभी डीहपाली गांव में 15 जून को शादी समारोह में शामिल हुए थे। जिस शादी समारोह में ये सभी शामिल हुए थे, उस दूल्हे की शादी के 2 दिनों के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। दूल्हे की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में आई और 125 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद सभी मोहल्लों को सील कर दिया गया। थे और यहाँ से बारात भी गई थी और उधर से आने के बाद एक दिन के बाद जो है डेथ कर गया लड़का।
और उसके बाद एक जो है विश्वास नहीं हुआ था इन लोगों को कि कोरोना है। जिस युवक की शादी में लोग शामिल हुए थे वो युवक हाल ही में दिल्ली से आया था। गनीमत ये रही कि दुल्हन पक्ष का कोई भी कोरोना से संक्रमित नहीं हुआ। ये भी 19 तारीख को सैंपल टेस्ट यहाँ से लिया गया था, जिसमें डीपाली और हमारे बाजार से, तो उसमें भी 15 लोगों को पॉजिटिव आया है। और ऐसी सूचना मिली कि वो सभी लोग अंबिका चौधरी जी के बेटे की जो शादी में थे, उस शादी में सभी लोग शिरकत करने गए थे, उन्हीं से संबंधित मामला है। उनके पेट में दर्द हुआ, लोग हॉस्पिटल ले गए। हम लोग तो यहाँ थे, हमने देखा नहीं, हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में फिर सब भर्ती किए हुए थे प्राइवेट में ले जा करके, और सवेरे पर हुआ तो पता चला कि देहांत हो गया। परिवार वालों का तो निगेटिव लोग का जांच आया है, जांच हुआ है। इनके परिवार में सभी लोग को जांच हो गया है, जो रिपोर्ट निगेटिव आया है। पालीगंज में कोरोना विस्फोट के बाद लोग दहशत में हैं। 15 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद लोग दूल्हे के परिवार को कोस रहे हैं। कोरोना का कहर ऐसा बरपा कि ससुराल पहुंचने से पहले ही नवविवाहिता का सुहाग उजड़ गया। आदित्य आनंद, न्यूज़ 18 पटना। और कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर, देश में कोरोना के अब तक कुल 4,56,183 केस सामने आ चुके हैं और देश में 24 घंटे में कोरोना के 15,968 नए केस सामने आए हैं और 24 घंटे में 465 मरीजों की मौत हुई है। देश में कोरोना से अब तक 14,476 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 2,58,685 मरीज ठीक हुए हैं और अभी कोरोना के 1,83,022 एक्टिव केस हैं। गया से बड़ी खबर है, जहां नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगी पोकलेन मशीन को आग लगा दी है। वारदात कोच थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर प्रधाना सड़क मार्ग की है, जिसके चौड़ीकरण का काम चल रहा है। मौके से नक्सलियों का लिखा पर्चा भी बरामद हुआ है, जिसमें लेवी की डिमांड की गई है। फिलहाल वारदात की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है, साथ ही एसएसबी की टीम भी पुलिस के साथ जांच में जुटी हुई है। गया से बड़ी खबर, जहां नक्सलियों ने तांडा मचाया है, सड़क निर्माण में लगी मशीन को वो आग के हवाले कर दिया। लेवी वसूलने को लेकर इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है। कोच थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर प्रधाना की यह घटना है। मौके से लेवी की डिमांड वाला पर्चा भी बरामद हुआ है। तो गया से ये बड़ी खबर और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मशीन को आग के हवाले किया गया और मशीन खाक हो चुकी है। जेसीबी मशीन है, सड़क निर्माण में लगी थी जेसीबी मशीन। मौके से लेवी की डिमांड वाला पर्चा भी बरामद हुआ है और ये बताया जा रहा है कि उस इलाके में जो नक्सलियों का गुट है वो लेवी की डिमांड को लेकर अक्सर सड़क निर्माण में अड़ंगा लगाता रहा है। अरुण चौरसिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, इस बार किस गुट का नाम सामने आ रहा है? अरुण, आप तक आवाज आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध के सबसे बड़े अस्पताल अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जेई और एईएस को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा गया और औरंगाबाद जिले में जापानी बुखार का असर देखने को मिलता है। ऐसे में अस्पताल में जेई और एईएस के लिए 10 बेड का स्पेशल वार्ड बनाया गया है। वार्ड के सभी बेड तक ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। अस्पताल में अभी तक एईएस के 6 मरीज भर्ती हुए थे, जो ठीक होकर चले गए। बिहार में मानसून के पहले एईएस ने कहर बरपाना शुरू कर दी थी है। राज्य में मुजफ्फरपुर के बाद गया जापानी बुखार का दूसरा सबसे बड़ा क्लस्टर है। जितना स्टाफ है पीडियाट्रिक्स के लिए सबको अलग किया हुआ है। उन लोग का कोविड में ड्यूटी नहीं पड़ा है, वो लोग उधर से कॉन्टैक्ट रहती है। कई जगह पर सैनिटाइजर सब सैनिटाइज का इधर व्यवस्था है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पीडियाट्रिक्स के लिए जो अलग वार्ड चल रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं। जापानी बुखार के संबंध में सरकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में पूरी तैयारी कर ली गई है। दवा, उपकरण और हमारे डॉक्टर आवश्यकता के हिसाब से सारी व्यवस्था सरकार को रखी गई है।
पटना में फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज के मामले में एटीएस की टीम ने जांच शुरू कर दी है। एटीएस की टीम गांधी मैदान थाना पहुंची और 4 दिन पहले मिले फेक एक्सचेंज मामले की जांच शुरू कर दी है। टीम ने कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को देखा। आपको बता दें कि पटना पुलिस ने फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का भंडाफोड़ किया था। सालिमपुर एहरा में 6 महीने से फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज चल रहा था। इस एक्सचेंज में शातिर इंटरनेशनल कॉल को लेकर लोकल कॉल में बदलकर विदेशों में बात करवाते थे। राजधानी में सैकड़ों की संख्या में निजी कोचिंग संस्थान पिछले 60 से 70 दिनों से बंद है। ऐसे में कोचिंग संस्थानों की आमदनी भी बंद हो गई है। निजी कोचिंग वाले परेशान और बेबस हैं। सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। कोचिंग संस्थानों को मकान का किराया, स्टाफ की सैलरी देना असंभव हो रहा है। संस्थान चला रहे लोगों का कहना है कि अगर सरकार से कुछ नहीं हुआ, सरकार ने कुछ नहीं किया तो भूखमरी के हालात पैदा हो जाएंगे। ना तो खोला गया है, ना इसके ऊपर कोई भी ध्यान देने का दिशा निर्देश लागू किया गया है, जिसके कारण हमें किराया यानी अर्थात रेंट की और साथ साथ स्टाफ के भरण पोषण की जिम्मेवारी है। तो भी बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि चूँकि मैं एक शिक्षक हूं और अभी जितने भी कोचिंग संस्थान हैं वो सारे बंद है, वो सब अभी खुले नहीं हैं, जिस कारण से हमारी रोजी रोटी जो है वो नहीं हो पा रही है। परिवार में मैं खुद एक अकेली हूँ जो अपने परिवार को चलाती हूँ, बट अभी तो हम लोग के पास मतलब कोई सोर्स। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।